तो आज बात करते हैं एक ऐसे अचानक हुए ग्लोबल पॉलिसी शिफ्ट की जो पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिपल्स मतलब एक तरह की हलचल पैदा कर रही हैं। ये एक सवाल है जो हर किसी के मन में है और इसका जवाब किसी शांति वार्ता में नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर प्ले में छिपा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये जो पूरा का पूरा कदम उठाया गया है ना, वो एक बहुत ही क्रिटिकल नंबर की वजह से है। एक ऐसा नंबर जो पूरी ग्लोबल इकॉनमी को खतरे में डाल रहा था। $100, $100 प्रति बैरल क्रूड ऑयल। जैसे ही तेल की कीमतें इस आंकड़े को छूने लगी, अमेरिका में खतरे की घंटी बज गई। कीमतें आसमान छू रही थीं और ऐसे में अमेरिका ने ग्लोबल सप्लाई बढ़ाने और मार्केट को स्टेबल करने के लिए एक बहुत ही मुश्किल और कह सकते हैं एक चौंकाने वाला फैसला लिया। तो आखिर इस यू टर्न में था क्या? देखिए, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड, टेम्पररी और कंडीशनल मतलब कुछ शर्तों के साथ दी गई ढील थी। अब इस डील की बारीकियों को समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, ये सिर्फ 1 महीने की मतलब 30 डेज की एक विंडो थी, मार्च 20 से 19 अप्रैल तक। और ये सिर्फ उस तेल पर लागू था जो पहले से ही टैंकरों पर लोड हो चुका था। कोई भी नया तेल सौदा या फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं था। और तो और क्रीमिया, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया को तो खरीदने की इजाज़त अभी भी नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई खुली छूट नहीं थी, बल्कि तेल बाजार पर दबाव कम करने के लिए एक बहुत ही कंट्रोल किया हुआ प्रेशर रिलीज वॉल्व था। इस फैसले ने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों मतलब मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में तुरंत हलचल मचा दी और इसमें सबसे ज्यादा असर पड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। भले ही बातचीत चल रही थी, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने कंट्रोल को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, कुछ देशों को रिवॉर्ड करने और अपनी ताकत दिखाने के लिए। ईरान ने 6 फ्रेंडली देशों की एक लिस्ट जारी की जिनके जहाज़ों को सेफ पैसेज दिया जाएगा। इस लिस्ट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, चीन और इराक थे। इसने इस इलाके में एक नया जियोपॉलिटिकल हायरार्की, एक नया समीकरण बना दिया। और हाँ, एक बात गौर करने वाली है, श्रीलंका इस लिस्ट में नहीं था। ये जो नई सिचुएशन बनी, इसने इस पूरे रीजन के देशों को एक तरह की डिप्लोमैटिक मुश्किल में डाल दिया है। सबको अपने अलायंस बहुत ध्यान से बैलेंस करने पड़ रहे हैं। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग देश इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने मीडिएटर यानी मध्यस्थ की भूमिका अपनाई है। वो अमेरिका और ईरान के बीच पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने बिल्कुल न्यूट्रल रहने का रास्ता चुना। उन्होंने अमेरिकी वॉर प्लेन्स और ईरानी वॉरशिप्स दोनों को ही अपने पोर्ट्स पर आने से मना कर दिया। और फिर है भारत, जो अपने हितों को साध रहा है। एक तरफ तो वो ईरान पर लगे प्रतिबंधों में मिली छूट का फायदा उठा रहा है और दूसरी तरफ हाई लेवल अमेरिकी डिफेंस अधिकारियों के साथ भी अपनी बातचीत बनाए हुए है। इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग। पर यह कहानी सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। इसी दौरान भारत अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ भी कुछ बहुत अहम रणनीतिक कदम उठा रहा है, जैसे कि भारत चीन बॉर्डर पर व्यापार का फिर से शुरू होना। देखिए, 2020 में गलवान और कोविड के बाद लिपुलेख पास के जरिए ये ट्रेड रोक दिया गया था। फिर 2023 में इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए खोला गया और अब जाकर चीन के कई सालों के अनुरोध के बाद इसे जमीनी व्यापार के लिए भी आधिकारिक तौर पर फिर से खोल दिया गया है। और इसी के साथ साथ भारत ने पाकिस्तान के हालिया हमलों के बाद अफगानिस्तान को 2.5 टन से ज्यादा की इमरजेंसी मेडिकल एड भी भेजी है। ये जो मानवीय मदद है ना, ये अफगान लोगों और सरकार के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत करती है। तो जब हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक नई, ज्यादा जटिल जियोपॉलिटिकल तस्वीर सामने आती है। गठबंधन बदल रहे हैं, देश अब एक नई अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में अपना रास्ता बना रहे हैं, जहां उन्हें अपने हितों को बैलेंस करना पड़ रहा है। मतलब साफ है कि वो पुरानी दोस्ती दुश्मनी वाली लकीरें अब मिट रही हैं। अब जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। तो सवाल ये उठता है कि पावर के इस नए और जटिल खेल में क्या मल्टी अलाइनमेंट यानी एक साथ कई खेमों से संबंध बनाए रखना ही जीतने का एकमात्र रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हर लीडर जूझ रहा है और इसका जवाब ही इंटरनेशनल रिलेशंस का अगला अध्याय लिखेगा।